5 साल पहले पीपीएफ और क्वांट म्यूचुअल फंड काफी छोटे थे। मार्च 2019 में पीपीएफ अराउंड 1900 करोड़ रुपए के एसेट्स मैनेज करता था। क्वांट तो और भी छोटा था, सिर्फ 133 करोड़ रुपए के एसेट्स मैनेज करता था। उस समय एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड जैसे जायंट्स 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एसेट्स मैनेज करते थे। और तब से आज तक दोनों फंड हाउस एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। पीपीएफएस अब अराउंड 68,000 करोड़ रुपए के एसेट्स मैनेज करता है। दूसरी ओर क्वांट करीब 66,000 करोड़ रुपए के एसेट्स मैनेज करता है। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि आखिर क्यों ये फंड हाउसेस इतनी जबरदस्त ग्रोथ देख रहे हैं। दोनों ने कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। अब भले इन दोनों ने सिमिलर सक्सेस हासिल की हो, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट है। पीपीएफएस वॉरेन बुफे के स्कूल ऑफ थॉट से आता है और इसीलिए उसकी मैनेजमेंट टीम वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करती है। ये स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय और होल्ड करता है। ऑन दी अदर हैंड क्वांट कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो नहीं करता। ये एक इन हाउस इन्वेस्टमेंट मॉडल के बेसिस पर स्टॉक्स को बाय और सेल करता है और ये कुछ ही हफ्तों या महीनों के अंदर ही स्टॉक्स खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तो इन दोनों फंड हाउसेज में कौन सा आपका पैसा लॉन्ग टर्म में मैनेज करने के लिए बेस्ट है? आपको ट्रेडिशनलिस्ट पीपीएफएस को चुनना चाहिए या उस फंड हाउस पे रिलाई करना चाहिए जिसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूनिक है लेकिन समझना डिफिकल्ट है? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज की वीडियो में हम 2 चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हमें इन फंड हाउसेस के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझने के लिए इनके पोर्टफोलियोज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। दूसरा, हम इन फंड हाउसेस के परफॉर्मेंस को डिफरेंट मार्केट फेसेस में कंपेयर करेंगे। हमें यकीन है कि डेटा और एनालिसिस के बेस पे आप उस फंड हाउस को चुन सकेंगे जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है। इसीलिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए इन दोनों फंड हाउसेस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से स्टार्ट करते हैं। पीपीएफएस के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना उस बिजनेस को खरीदने जैसा है। इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट टीम फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और मैनेजमेंट क्वालिटी को देखती है। अब टिपिकली पीपीएफएस उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, प्राइसिंग पावर हो, लो डेट हो, कैपिटल एंड इक्विटी पर हाई रिटर्न हो और साथ ही साथ जो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो। सीआईओ राजीव ठक्कर के अकॉर्डिंग पीपीएफएस अपने फंड्स में 25 स्टॉक होल्ड करना प्रेफर करता है, जो उसे ना तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाता है और ना ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड। ये एएमसी एल्गोरिदम्स, मोमेंटम, टेक्निकल एनालिसिस या टाइमिंग द मार्केट में बिलीव नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड क्वांट म्यूचुअल फंड फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स को यूज करता है। VLRT नाम का फ्रेमवर्क इस फंड हाउस को यह प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कौन से स्टॉक पिक करने हैं और उन्हें कब बाय या सेल करना है। ये मॉडल वैल्यूएशंस, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट और टाइम के बेसिस पर स्टॉक सजेस्ट करता है। ये अलग अलग तरह का डेटा देखकर प्रिडिक्ट करता है कि कौन से स्टॉक के बेटर परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फंड हाउस ने डेटा एक्वायर कर इस मॉडल को स्ट्रेंथन करने के लिए 180 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन इस फंड हाउस का स्टॉक पिकिंग पूरी तरह मॉडल ड्रिवन नहीं है। ये मॉडल अलग अलग क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को यूज करके सिर्फ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद 18 मेंबर्स की एनालिस्ट टीम क्वालिटेटिव एनालिसिस करती है और स्टॉक्स को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर को प्रेजेंट करती है। फाइनल कॉल फंड मैनेजर्स लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन फंड हाउसेस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। एक तरफ पीपीएफएस बहुत पुराने वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है, एल्गोरिदम्स का यूज और मार्केट को टाइम करना प्रेफर नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड क्वांट कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है। ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मॉडल्स यूज करता है, साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग में बिलीव करता है। आइए अब देखते हैं कि ये फंड हाउसेस अपनी स्कीम्स को चलाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का यूज कैसे करते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फंड हाउसेस अपनी स्कीम्स में कितने स्टॉक्स होल्ड करते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि क्या फंड हाउसेस को अपने स्टॉक्स में हाई कन्विक्शन है या वो सेफ प्ले करना प्रेफर करते हैं। अब ज्यादा स्टॉक्स का मतलब है कि फंड मैनेजर एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेना पसंद करता है। इसमें अगर कोई गलत स्टॉक भी पिक हो जाए तो पोर्टफोलियो पर सीवियर इंपैक्ट नहीं पड़ता। जबकि कम स्टॉक्स का मतलब कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, जिसका यह भी मतलब है कि फंड मैनेजर हैज हाई कन्विक्शन इन हिज बेट्स। पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था
कि पीपीएफएस अपने पोर्टफोलियो में अराउंड 25 स्टॉक्स रखना पसंद करता है, पर रीसेंट डेटा शोज की चीजें बदल गई हैं। मार्च 2024 तक एएमसी के फ्लेक्सी कैप फंड में 55 स्टॉक्स और ईएलएसएस फंड में 39 स्टॉक्स थे। 2023 से पहले इस फंड हाउसेस के पास फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस फंड में अराउंड 25 स्टॉक्स थे। हालांकि पिछले 2 सालों में नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज हुए हैं। अब नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ने का पॉसिबल रीजन है बढ़ता एयूएम। बड़ा एयूएम एक स्टॉक में लार्ज सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करने की फंड की एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। एज अ रिजल्ट फंड को अपना पैसा डिप्लॉय करने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फिगर आउट करनी पड़ती हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाने का यह एक रीजन हो सकता है। लेकिन जिस फंड का एयूएम 60,000 करोड़ से भी बड़ा है, उसके लिए 55 स्टॉक्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए अब क्वांट म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स पर नजर डालते हैं। इस फंड हाउसेस के पास 21 इक्विटी फंड्स हैं, जिनमें ये ज्यादातर 25 से 40 स्टॉक्स होल्ड करते हैं। इनमें इकलौता एक्सेप्शन स्मॉल कैप फंड है, जहां नंबर ऑफ स्टॉक्स है 90। अब दोनों फंड हाउसेस एक बैलेंस अप्रोच रखते हैं। इनके फंड्स ना तो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हैं और ना ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड। अपने स्टॉक पिक्स को लेकर उनका कन्विक्शन हाई है। इसके बाद आइए नजर डालते हैं उनके पोर्टफोलियो के पी रेशो पर। हमने पी रेशो को एग्जामिन किया क्योंकि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के वैल्यूएशन का क्विक ओवरव्यू देता है। हालांकि यहां हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स को फंड चुनते समय पी रेशो को देखने से बचना चाहिए। अब पिछले कुछ सालों में पीपीएफएस के फंड्स का पी रेशो 20 to 28 के बीच रहा है। इसीलिए उनके पास मौजूद ज्यादातर स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं। दूसरी ओर क्वांट म्यूचुअल फंड की डिफरेंट स्कीम्स के लिए रेंज काफी वाइड है। ये 18 से 58 के बीच थी। अब ऐसा लगता है कि पीपीएफएस इस बात को लेकर काफी पर्टिकुलर है कि वो किसी स्टॉक के लिए क्या पे कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड क्वांट को स्लाइटली हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका मॉडल ऐसा सजेस्ट करे। अब कन्वेंशनल विजडम कहता है कि मार्केट में गिरावट आने पर प्रीमियम पर ट्रेडिंग करने वाले स्टॉक्स तेजी से गिरते हैं, तो इसका रिटर्न पर इंपैक्ट हो सकता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि दोनों फंड हाउसेस की स्कीम्स कितनी बार स्टॉक्स खरीदती और बेचती हैं। ये जानने के लिए कि कोई फंड कितनी बार स्टॉक्स खरीदता या बेचता है, हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो को देखते हैं। रेशियो 100 से ज्यादा होने का मतलब है कि पूरे पोर्टफोलियो को पिछले 1 साल में चेंज कर दिया गया है। अब पीपीएफएस के लिए रेशो कम रहा है। एलएसएस फंड का टर्नओवर रेशो सिंगल डिजिट में है, जबकि फ्लेक्सी कैप्स का 30 से नीचे रहा है। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर बार बार पोर्टफोलियो चर्न करना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वो एक स्टॉक खरीदते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। दूसरी ओर क्वांट की स्कीम्स में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो हाई है। ज्यादातर केसेस में ये 100 से ऊपर था और कुछ फंड्स में ये 800 तक था। ये हाई नंबर बताता है कि एमसी का वीएलआरटी मॉडल फ्रीक्वेंटली एंट्री और एग्जिट करने के सिग्नल जनरेट करता है। अब ये जानने के लिए कि क्या ये सच है, हमने उन स्टॉक्स को देखा जिनमें फंड हाउसेज ने सेम ईयर में खरीदा, बेचा और री इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आइए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के डेटा पर नजर डालते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं जो कुछ पॉपुलर स्टॉक्स दिखाता है। इन्हें अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच बाय और सेल और री इन्वेस्ट किया गया। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल टाटा कम्युनिकेशंस है। फंड ने मार्च 2023 में कंपनी के 30,000 शेयर्स खरीदे। फिर अगले 2 महीनों में इसने और शेयर्स खरीदे। अब अगस्त 2023 में इस स्टॉक से कंप्लीटली एग्जिट कर गया। इसने अक्टूबर 2023 में टाटा कम्युनिकेशन में री इन्वेस्ट किया और 3 महीने बाद इसे कंप्लीटली बेच दिया। अब यही वजह है कि फंड का टर्नओवर रेशो हाई है। अब आप में से कुछ लोग जो बाय एंड होल्ड में बिलीव करते हैं, उन्हें ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रेजी लग सकती है, लेकिन फंड हाउस एक नॉन कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, जिससे उसे पिछले कुछ सालों में रिटर्न जनरेट करने में मदद मिली है। अब पीपीएफएस के केस में अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं तो आपको कई स्टॉक्स दिखाई देंगे जो स्कीम में पिछले 5 सालों से हैं, जैसे कि गूगल पेरेंट अल्फाबेट, अमेजॉन, एक्सिस बैंक, बजाज होल्डिंग्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, फेसबुक एंड एचडीएफसी बैंक। ऑलराइट, हमने इन एएमसीज की इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स में डिफरेंस और सिमिलरिटीज देख ली हैं। इसके बाद आइए डिफरेंट मार्केट फेसेस में इन एएमसीज के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। हम दोनों फंड हाउसेस की ईएलएसएस और फ्लेक्सी कैप स्कीम्स को एनालाइज कर उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले फंड्स के मंथली रिटर्न्स को देखा। इन मंथली रिटर्न्स में से हमें वो पीरियड चुने जब इस फंड्स ने रिटर्न्स के डिफरेंसेस 3 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा थे। अब फ्लेक्सी कैप स्कीम्स के लिए 27 महीने ऐसे थे जब दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस में डिफरेंस 3 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा था। इन 27 पीरियड में से पराग पारेख ने 14 पीरियड्स में बेटर परफॉर्म किया, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 13 पीरियड्स में बेटर परफॉर्म किया।
अब हैरानी की बात यह है कि जब पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने बेटर परफॉर्म किया तो निफ्टी 50 का रिटर्न या तो नेगेटिव या फ्लैट था। इन अदर वर्ड्स, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने तब बेटर परफॉर्म किया जब मार्केट या तो करेक्ट हो रही थी या कंसोलिडेट। ऑन दी अदर हैंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने तब बेटर परफॉर्म किया जब मार्केट पॉजिटिव थी या तेजी पर थी। इस डेटा से यह पता चलता है कि जब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो क्वांट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बेटर परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है, और अगर मार्केट साइडवेज जाती है या अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो पीपीएफएस का वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल बेटर परफॉर्म करता है। अब हमने दोनों फंड हाउसेस के एलएसएस के लिए भी यही एक्सरसाइज की एंड द रिजल्ट्स वर सेम। यहां 22 ऐसे पीरियड्स थे जब इन दोनों स्कीम्स के रिटर्न्स में 3 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस था। इन 22 पीरियड्स में से पीपीएफएस ने 8 में बेटर किया और इस दौरान मार्केट या तो करेक्ट या कंसोलिडेट हो रही थी। क्वांट एलएसएस ने 14 में बेटर परफॉर्म किया और इस दौरान मार्केट्स में पॉजिटिव मोमेंटम रहा। इस क्विक एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि क्वांट के हाई रिटर्न्स मार्केट अपसाइड कैप्चर करने से आते हैं, भले वहां कोई करेक्शन हो। पॉजिटिव मार्केट मोमेंटम के दौरान हाई रिटर्न्स फंड को एडवर्सली इफेक्ट नहीं करते हैं। मीनवाइल पीपीएफएस मार्केट में कम गिरावट के कारण कंसिस्टेंटली हायर रिटर्न्स देता है। अब जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और परफॉर्मेंस हमने अभी देखा, उसके बेस पर आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सा फंड हाउस आपके लिए सुटेबल है। हालांकि जैसे कि हम देख सकते हैं, दोनों फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग है और वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में बेटर परफॉर्म करते हैं। इसलिए किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर बने रहने के बजाय पोर्टफोलियो में दोनों को इंक्लूड करना बेटर अप्रोच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पीपीएफएस से फ्लेक्सी कैप और क्वांट सी एलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.